हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा चल रही थी पिछली संडे को हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित टॉपिक पर चर्चा हुई थी और मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में मैं वाक्य शुद्धि से संबंधित क्लास लूँगा, यानी कि आज हम पढ़ेंगे वाक्यों को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों आप इस क्लास को लोगों तक पहुंचाइए, तब तक हम यहाँ से हेडिंग बनाते हैं। दोस्तों वाक्य शुद्धि से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल, उन सभी के बारे में धीरे धीरे दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। किसके बारे में चर्चा होगी? अपनी वाक्य शुद्धि के बारे में। ये दोस्तों मैंने बिंदु इस टॉपिक को लास्ट में ही क्यों रखा है, क्योंकि सब कुछ पढ़ लेने के बाद वाक्य शुद्धि से संबंधित जब तक दोस्तों आपने पीछे की क्लासें यदि नहीं देखी होंगी तो हो सकता है कि आज की क्लास आपको समझ में ना आए या कम आए। दोस्तों ऐसा हो सकता है क्योंकि पीछे की क्लासों से ही जोड़ करके हम सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर आप इस क्लास को समझ सकेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया जाएगा? सबसे पहले कोई दोस्तों अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा। क्या होगा? आपको एक अशुद्ध वाक्य होगा। इस जो अशुद्ध वाक्य होगा इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? इस अशुद्ध वाक्य को हमें क्या करना होगा? शुद्ध करना होगा। और ये जो अशुद्ध वाक्य है ये भी कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार से अशुद्धि आपको पूछी जा सकती है। पहली अशुद्धि तो दोस्तों पद संबंधी अशुद्धि पूछी जा सकती है कि पद बदल दिया जा सकता है। दोस्तों कभी कर्ता को बाद में लिखा जा सकता है या कर्म को पहले या कर्म को इस प्रकार से किसी भी प्रकार से दोस्तों बदला जा सकता है। तो क्या लिख दूं मैं? पद क्रम संबंधी अशुद्धि या दोस्तों पद संबंधी अशुद्धि। तो दोस्तों पद संबंधी अशुद्धि भी आपसे पूछी जा सकती है। पद संबंधी अशुद्धि, किसी पद में दोस्तों आपको अशुद्ध लिख के दिया जा सकता है। और दूसरी क्या होगी? पद क्रम संबंधी अशुद्धि भी पूछी जा सकती है जिसमें क्रम बदल दिया जाता है। पद क्रम संबंधी अशुद्धि, तो इसमें से दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक पद संबंधी अशुद्धि और पद क्रम संबंधी अशुद्धि। तो एक एक हेडिंग वाइज देखेंगे। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि, यानी कि किसको देख लेंगे? पद क्रम संबंधी अशुद्धि को शुद्ध करना किस प्रकार से शुद्ध करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे पहली पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पहले इसको पढ़ लें दोस्तों। पद क्रम संबंधी अशुद्धि, पद क्रम संबंधी अशुद्धि को शुद्ध करना, यानी कि इसको हम किस प्रकार से शुद्ध करेंगे। पहले इसका नियम जान लें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके नियमों के बारे में पता हो, तभी हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों यदि ये कोई वाक्य होगा, क्योंकि वाक्य ही चल रहा है, तो वाक्य में सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? वाक्य में पहला पॉइंट तो यही रहेगा, वाक्य में सबसे पहले किसको लिखना है दोस्तों? हमें कर्ता को लिखना है। सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? कर्ता को आपको लिखना है, कर्म को नहीं लिखना है। कर्ता के बाद किसको लिखेंगे दोस्तों? कर्म को। कर्ता के बाद किसको? कर्ता के बाद किसको लिखेंगे? कर्म लिखा जाता है। ये दोस्तों मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, यदि ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कर्म के बाद क्या आती है? कर्म के बाद क्रिया लिखी जाती है। तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इससे हमने एक सूत्र का दोस्तों निर्माण कर लिया कि कर्ता प्लस कर्म लिखा जाएगा, कर्म के बाद क्या आएगी? क्रिया। तो आपको इस सूत्र को याद रखना है। यदि आप ये सूत्र याद रख लेंगे तो आपसे वाक्य शुद्धि से संबंधित जो पद क्रम संबंधी अशुद्धि है उससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा।
जैसे इसमें कोई भी मैं उदाहरण लिख दूं, जैसे देखिएगा लिख दिया मैंने कोई भी उदाहरण, कोई उदाहरण की चर्चा कर लूं। जैसे लिख दूं मैं श्याम क्रिकेट खेलता है। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या बताया, कर्ता, तो श्याम क्या हुआ, कर्ता हो गया। फिर इसके बाद ये क्रिकेट क्या हुई, कर्म हुई, और खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो देखिए यही सूत्र निकल के आ रहा है। आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है वाक्य शुद्ध लिख करके, श्याम खेलता है क्रिकेट, तो वाक्य वो कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों हम आगे बढ़ते चलेंगे कि हमसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर यदि कर्ता का विस्तारक होगा या कर्म का, क्रिया का, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वो भी देख लीजिए, उसको भी हम देख लें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 3 बिंदु मैंने लिखा दिए हैं। अब चौथे पॉइंट की चर्चा करेंगे हम, चौथे बिंदु की। तो दोस्तों क्या मैं यहीं पर लिख दूं, तो देखिएगा चौथा बिंदु, हेडिंग तो अपनी यही रहेगी, इसका चौथा बिंदु भी देख लेंगे, पांचवा भी, छठा भी, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों की मैं धीरे धीरे आपसे दोस्तों चर्चा करता रहूँगा। तो चौथा बिंदु क्या हो जाएगा अपना, यदि वाक्य में कर्ता का विस्तारक, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, कर्ता का विस्तारक क्या होता है, कर्म का विस्तारक क्या होता है, तो आपको पीछे की क्लास से देखनी पड़ेंगी। यदि वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो तो वह क्या होगा, कर्ता से पहले लिखा जाएगा, कर्ता से पहले लिखा जाता है। दूसरा 5वां पॉइंट, यदि वाक्य में क्या होगा, कर्म का विस्तारक हो, कर्म का विस्तारक हो तो वह कर्म से पहले आएगा, ऐसा लिख दूं शॉर्ट में, तो वो कर्म से पहले आएगा। छठा पॉइंट, यदि क्रिया का विस्तारक हो, यदि क्रिया का विस्तारक हो तो वह किससे पहले आएगा, क्रिया से पहले आएगा। अभी तो दोस्तों हम फॉर्मूला बना रहे हैं, अभी देखेंगे बहुत सारे वाक्य, तो इसके लिए भी हमने एक सूत्र का निर्माण कर दिया, क्या कि कर्ता विस्तारक होगा तो कर्ता विस्तारक सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, अपना कर्ता आएगा, फिर इसके बाद कर्म विस्तारक होगा तो कर्म का विस्तारक आ जाएगा, और प्लस फिर क्या आएगा, कर्म आ जाएगा। इसी प्रकार से क्रिया विस्तारक, तो फिर इसके बाद क्या आएगी, क्रिया आएगी। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, जैसे दोस्तों जिसका विस्तारक होगा वो सबसे पहले आएगा। ये सब पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, जब उद्देश्य और विधेय वाला टॉपिक बताया था। टॉपिक क्या दोस्तों, वो तो बहुत ही छोटा सा बिंदु था, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि कर्ता विस्तारक क्या होता है, कर्म विस्तारक क्या होता है। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको उन क्लासों को देखना चाहिए, तभी मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि आगे की क्लासें समझ में आएंगी। नहीं तो दोस्तों हो सकता है कि आपको क्लासों में समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। जैसे कोई भी उदाहरण भी चर्चा कर लें, इसकी भी उदाहरण की चर्चा कर लें दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं कोई भी एग्जाम्पल दोस्तों, मैं लिख दूं जैसे भी कोई, जैसे लिख दिया मैंने, राम का भाई श्याम है, राम का भाई श्याम हिंदी पुस्तिका
ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए इसमें मैंने क्या बताया, राम का भाई कौन है, श्याम है, तो श्याम क्या हो गया अपना, कर्ता हो गया। ये क्या हुआ, कर्ता, क्योंकि काम कौन कर रहा है, श्याम ही कर रहा है, जो कार्य करता है वही तो अपना कर्ता होता है, तो श्याम हो गया कर्ता। और ये राम का भाई, ये क्या हो गया, कर्ता का विस्तारक हो गया। ये क्या हुआ, कर्ता विस्तारक। इसी प्रकार से इसके बाद हमें क्या मिलेगा, आगे कर्म मिलेगा। तो या तो कर्म होगा तो ये, या दोस्तों उससे पहले लिखा जाएगा तो वो कर्म का विस्तारक होगा। तो हिंदी पुस्तिका ज़्यादा पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है वो, हिंदी पुस्तिका ज़्यादा पढ़ता है। तो इसमें कर्म का विस्तारक क्या होगा, हिंदी हो जाएगा। ये पुस्तिका तो क्या हो गई, कर्म हो गया। और ये कर्म का विस्तारक, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ कर्म विस्तारक। इसी प्रकार से पढ़ना क्या हो गई हमारी, क्रिया। और ये ज़्यादा शब्द क्या होगा, क्रिया विशेषण बोल सकते हैं, या क्रिया का विस्तारक भी लिखा जा सकता है। तो क्रिया विस्तारक बोल दें या क्रिया विशेषण, बात एक ही हो जाएगी दोस्तों, क्रिया विस्तारक हो गया। तो इस प्रकार से आपने इस फॉर्मूले को भी जाना। अब हम अगली चर्चा कर लें 7वें बिंदु की। धीरे धीरे सभी पॉइंटों की चर्चा करते रहेंगे। जैसे 7वां बिंदु लिख दूं मैं, जैसे 7वें पॉइंट की चर्चा यहीं पर दोस्तों कर लें। देखिएगा, यदि वाक्य में क्या हो, यदि वाक्य में क्या आ जाए दोस्तों, हमसे क्या दे दिया जाए, संबोधन सूचक शब्द आ जाए। यदि वाक्य में संबोधन सूचक या विस्मयादि बोधक, इसको बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक, एक संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक। ये दोस्तों क्या थे, अव्यय थे। जब हमने देखा था विस्मयादि बोधक अव्यय हो तो कर्ता से पहले आएगा, किससे पहले आएगा, हो तो ये क्या होगा, सबसे पहले आएगा, हो तो सबसे पहले आएगा। यदि ये दो शब्द हों तो सबसे पहले आएंगे। जैसे इसके भी उदाहरण की चर्चा कर लें दोस्तों। देखिए, जैसे कोई भी उदाहरण लिख दूं मैं, जैसे श्याम जरा इधर आना, इस प्रकार से उदाहरण लिख सकता हूँ। जैसे श्याम जरा इधर आना। और कोई दोस्तों दूसरा उदाहरण भी लिख दूं मैं, जैसे संबोधन सूचक, ये तो क्या हो गया, दूसरा लिख दूं मैं, जैसे कोई भी, अरे ऐसे भी बोला जा सकता है विस्मयादि बोधक में, अरे ये क्या दृश्य है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अरे ये क्या दृश्य है। तो आपने देखा, इसमें यदि आपको क्या हो जाए, संबोधन सूचक या विस्मयादि बोधक अव्यय हो तो सबसे पहले वो आएगा। तो ये क्या हुए अपने, संबोधन सूचक या विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए। तो 7वें पॉइंट की भी चर्चा हो गई। अब 8वें पॉइंट की भी चर्चा कर लें। देखिएगा, सभी पॉइंटों को आपको नोट करते हुए चलना है, तभी दोस्तों आगे की क्लासें समझ में आएगी। क्योंकि ये बिंदु तो दोस्तों जब तक आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, आप तो सब कुछ समझ सकते हैं। देखिएगा, 7वें बिंदु की भी चर्चा कर लें। 7वां हो गया, 8वें बिंदु की चर्चा करेंगे अब। क्या होगा, यदि दोस्तों क्या हो जाए, दो कर्म आ जाएं तो क्या होगा। देखिएगा 8वें बिंदु, यदि
वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो। जब दोस्तों मैंने क्रिया का टॉपिक पढ़ाया था उसमें सकर्मक अकर्मक क्रिया बताया था और वहीं द्विकर्मक क्रिया के बारे में भी चर्चा की थी। तो आपने यदि वो क्लास नहीं देखी है तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ तो बताने वाला नहीं हूँ कि द्विकर्मक क्या होता है क्या नहीं। वैसे भी नाम में ही छिपा है कि इसमें क्या होंगे, दो कर्म होंगे। तो दो कर्म होंगे तो कौन कौन होगा, एक तो मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। तो क्या होगा इसमें, गौण कर्म कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा और मुख्य कर्म को बाद में लिखा जाएगा। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो मैंने वहाँ पे सब बताया है कि मुख्य कर्म क्या होता है और गौण कर्म क्या होता है। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्या हो जाए दोस्तों, क्रिया हो, तो गौण कर्म कैसे आएगा, पहले आएगा। तो गौण कर्म पहले तथा मुख्य कर्म बाद में लिखा जाता है। मैं आपको सब बता चुका हूँ मुख्य कर्म, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ मैं दोस्तों। अब सीधे शब्दों में बताऊँगा कि जो मुख्य कर्म होगा वो निर्जीव होगा और जो गौण कर्म होता है वो सजीव होता है। जैसे लिख दिया जाए, राधा ने, कोई उदाहरण लिख दूँ मैं, जैसे राधा ने चारा गाय को खिलाया। आपको इस प्रकार से दोस्तों वाक्य दिया जा सकता है, जो कि ये वाक्य कैसा है, प्योर दोस्तों गलत वाक्य दिया है, लेकिन आपको पढ़ने में तो अपना अर्थ पूरा दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये वाक्य शुद्ध है, जबकि ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो इसको शुद्ध करेंगे, देखिएगा। तो ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, देखिए। यानी कि राधा, ये तो करता है राधा ने, फिर मैंने क्या बताया, गौण कर्म पहले। तो गौण कर्म कौन सा है, गौण कर्म कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो गौण कर्म कौन सा होगा और मुख्य कर्म कौन सा होगा। तो मैंने बताया था कि जो मुख्य कर्म होता है वो कैसा होता है, निर्जीव होता है। तो ये निर्जीव हुआ, ये तो मुख्य कर्म होगा। तो गौण कर्म कौन सा होगा, गाय को। तो पहले क्या हो जाएगा, गाय को, राधा ने गाय को। फिर इसके बाद मुख्य कर्म बाद में, तो मुख्य कर्म क्या हो जाएगा, चारा हो जाएगा, गाय को चारा खिलाया। ये वाक्य कैसा हो गया, अब ये वाक्य शुद्ध हो चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो आपने समझा कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से वाक्य दिया जा सकता है क्रम बदल करके, क्योंकि हम पदक्रम संबंधी अशुद्धि पढ़ रहे हैं। तो इसका क्रम बदल दिया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो आपको सब प्रकार से तैयार रहना है। अब हम अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। देखिए, अगले बिंदु की चर्चा कर लें। 9वें बिंदु की क्या होगा, यदि दोस्तों अलग पेन से लिख दूं क्या, 9वां, यदि क्या होगा, यदि वाक्य में क्या हो, सजीव कर्म, यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो कैसा होगा, ये विभक्ति सहित होगा, विभक्ति सहित। और क्या हो, इसमें निर्जीव कर्म हो। तो ये क्या होगा, कर्म हो तो वह विभक्ति क्या होगा, वह विभक्ति रहित होगा। यानी कि निर्जीव कर्म में क्या नहीं आएगी, विभक्ति नहीं आएगी। इसके भी उदाहरण की चर्चा कर लें। मैं 2-4 उदाहरण लिख दूंगा इसके, तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, जैसा मैं पहला उदाहरण लिख दूं, राम
राम, इसी पेन से लिखूंगा, फिर इसको शुद्ध कर देंगे दोस्तों। राम ने अखबार को पढ़ा। तो मैंने क्या बताया, यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो क्या होगा, वो मैं कर्म की बात कर रहा हूँ ना कि कर्ता की। सजीव कर्म हो तो वो विभक्ति के साथ होगा। इसमें देखिए कर्म क्या है, अखबार, तो ये कैसा है, विभक्ति सहित है। वो दोस्तों सजीव है या निर्जीव, तो आपका आंसर होगा कि ये निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए क्या बताया, यदि निर्जीव कर्म हो तो क्या होगा, ये विभक्ति रहित होगा। तो निर्जीव कर्म हुआ तो ये क्या होना चाहिए, विभक्ति रहित, जबकि इसमें विभक्ति क्या है, को है, तो ये को तो आना नहीं चाहिए। तो ये वाक्य कैसा होगा अपना, अशुद्ध वाक्य होगा। तो इसको हमें शुद्ध करना होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि राम ने अखबार क्या किया, पढ़ा। तो ये वाक्य कैसा हो चुका है, अब अपना शुद्ध हो चुका है। अब देखिएगा बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख दूं मैं दूसरा। जैसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कृष्ण ने कंस मारा। तो देखिए बताइए क्या ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आपका आंसर होगा अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि देखिए वाक्य में कर्म कैसा है, इसमें सजीव है। कर्म क्या है, कंस, तो सजीव के साथ क्या होना चाहिए, विभक्ति सहित होना चाहिए। तो ये विभक्ति रहित है। तो ये वाक्य कैसा है, अपना अशुद्ध वाक्य दिया गया है। तो इसको हमें शुद्ध कैसे लिखना होगा, ये वाक्य शुद्ध कैसा होगा कि कृष्ण ने कंस को मारा। तो इसका आंसर क्या होगा, कृष्ण ने कंस को मारा या राम ने रावण को मारा। तो ये वाक्य क्या हो गया, अपना शुद्ध हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। तो मैं अब आगे 10वां पॉइंट लिखूँगा, या दोस्तों इसके लिए मैं कोई नोट डाल के भी लिख सकता हूँ। देखिए इसके लिए कोई नोट डाल लें दोस्तों, क्योंकि आपके मन में वो क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर यदि वाक्य में बजाना या बढ़ाना क्रिया हो जाए तो इसमें तो क्या होगा, ये विभक्ति सहित आता है। तो उसमें तो ये लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें चाहे कर्म कैसा हो, सजीव हो या निर्जीव। तो उसके लिए भी लिख दूं मैं, यदि यहाँ पे यदि वाक्य में बजाना, यदि वाक्य में बजाना व बढ़ाना क्रिया हो तो वाक्य में बजाना व बढ़ाना क्रिया हो तथा कर्म कैसा हो, तथा कर्म सजीव व निर्जीव कैसा भी हो, इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सजीव व निर्जीव कैसा भी हो, सदैव क्या होगा, विभक्ति सहित होगा। उसमें सदैव दोस्तों क्या आएगी, विभक्ति आएगी, सदैव विभक्ति सहित होगा। तो आपको दोस्तों इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यदि आप क्या होगा इस पॉइंट की मदद से क्वेश्चन को करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। देखिए जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल क्या लिख सकता हूँ, इसके उदाहरण की भी चर्चा कर लें। जैसे श्याम ने ढोल बजाया। तो ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य हो गया, ये अशुद्ध वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या लिखा था, यदि वाक्य में सजीव या निर्जीव कर्म हो। और इसके लिए क्या लिखा है, यदि बजाना व बढ़ाना क्रिया हो और कर्ता। दोस्तों यहाँ पे कर्ता की बात चल रही थी, कर्म लिख दिया क्या मैंने। यदि वाक्य में बजाना व बढ़ाना क्रिया हो तथा कर्ता, यहाँ कर्ता की बात चल रही थी,
तथा कर्ता सजीव व निर्जीव कैसा भी हो सदैव विभक्ति सहित, तो ये कैसा है, सजीव है, जबकि इसके लिए क्या आना चाहिए, विभक्ति सहित। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, श्याम ने ढोल को बजाया। तो ये वाक्य कैसा होगा, अपना शुद्ध वाक्य होगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी देख लें दोस्तों, इसके लिए यहीं पे शायद आपको दिख जाएगा। ऐसे में आपसे आशा कर सकता हूँ, जैसे लिख दूँ मैं दूसरा, श्याम ने झगड़ा क्या हुआ, बढ़ाया। तो ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। हाँ दोस्तों, कर्म की ही बात चल रही थी। तो देखिए, श्याम ने झगड़ा बढ़ाया, तो बढ़ाया, बढ़ाना क्या हुई, क्रिया, और यहाँ बजाना भी क्रिया था। तो इसके साथ क्या आएगा, बजाना व बढ़ाना के साथ क्या आता है, क्रिया हो तो कर्ता सजीव निर्जीव कैसा भी हो उसके साथ विभक्ति, ये कैसा होगा, सहित होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्याम ने झगड़े को, यहाँ को विभक्ति आएगा, बढ़ाया। तो अपना आंसर क्या होगा, ये वाक्य कैसा होगा, शुद्ध होगा। इस प्रकार से आपको शुद्ध और अशुद्ध करके प्रश्न दिए जाते हैं और आपको उसको शुद्ध करना होता है। अब हम अगले नियम की चर्चा करेंगे, 10वें बिंदु की। देखिएगा 10वां बिंदु, अभी हम पदक्रम संबंधी अशुद्धि को देख रहे हैं, फिर इसके बाद पद संबंधी अशुद्धि को भी दोस्तों देखेंगे। तो दोनों प्रकार की अशुद्धियों को हमें पढ़ना होगा। आप क्लास को धैर्यपूर्वक सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास दोस्तों करते रहिए। आपको क्लास में समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये बिंदु भी कोई विशेष ज़्यादा दोस्तों कठिन नहीं है। यदि आपने पीछे की क्लासें देखी होंगी तो ज़रूर ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। यदि नहीं देखी हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं आपको बार बार फिर भी बोल रहा हूँ कि आप उन क्लासों को पीछे प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। देखिए 10वें बिंदु की चर्चा कर लें। यदि वाक्य का जवाब किस में हो, हाँ नहीं में देना हो, तो उसमें क्या आएगा, हमारा प्रश्न सूचक शब्द आएगा। तो वाक्य का आरंभ सदैव किससे करेंगे, क्या शब्द से लिखा जाता है। देखिए इसका बिंदु, यदि वाक्य में हाँ या नहीं में क्या करना हो, हमें जवाब देना हो तो क्या होगा, वाक्य के आरंभ में क्या होगा, क्या शब्द लिखा जाता है। ये तो बहुत ही दोस्तों नॉर्मल ही बिंदु हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी उदाहरण लिख दूं, क्या आपने भोजन खाया, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं में मिल रहा होगा। यदि वाक्य में हाँ या नहीं में हो तो जवाब किससे क्या से शुरुआत करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे बिंदु हैं तो इनमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। देखिएगा, इस बिंदु को याद रखना है हमें। यदि वाक्य में उपाधि व योग्यता किसी नाम पर लिखनी हो तो क्या होगा इसमें, यदि वाक्य में उपाधि व योग्यता किसी नाम के साथ लिखना हो तो उपाधि क्या होगा, नाम से पहले। तो उपाधि
क्या होगा, तो उपाधि नाम से पहले लिखा जाएगा, तो उपाधि नाम से पहले तथा योग्यता नाम के बाद लिखा जाता है। यानी कि इसमें दोस्तों क्या होगा, उपाधि को नाम से पहले लिखेंगे और योग्यता को नाम से बाद में लिखेंगे। अभी दोस्तों बहुत से लोगों को यही मालूम नहीं होगा कि उपाधि क्या होती है और योग्यता क्या होती है, तो मैं उदाहरण बताऊंगा तो उसकी मदद से आप समझ सकते हैं। जैसे लिख दूं डॉक्टर मोहन, जैसे कोई भी उदाहरण लिख दूं डॉक्टर सोहन लाल MBBS। तो इसमें मैंने क्या बताया, उपाधि नाम से पहले, तो ये डॉक्टर की उपाधि हुई, ये क्या हुआ उपाधि, तो ये किसी के नाम से पहले, ये सोहनलाल से पहले लिखा गया है। और MBBS ये क्या हुई, अपनी योग्यता हुई, तो इसको नाम के कहाँ पे लिखना है, नाम के बाद। तो देखिए योग्यता नाम के बाद और उपाधि नाम से पहले। तो ये दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे बिंदु हैं और इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान देते हुए चलना है, तभी हमारे क्वेश्चन दोस्तों सही हो सकते हैं। नहीं तो हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते रहें तो हमारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही गलत होते रहेंगे। तो हमने 11 पॉइंट अब तक देख लिए हैं, अब हम 12वें पॉइंट की भी चर्चा कर लें। देखिएगा 12वें बिंदु की चर्चा करेंगे हम, उसकी भी एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। जिस समय दोस्तों मैंने आपको काल पढ़ाए थे या अव्यय पढ़ाए थे, तो वहाँ पर भी मैंने इस बिंदु की थोड़ी सी दोस्तों चर्चा की होगी, या क्रिया विशेषण वाले टॉपिक में भी दोस्तों मैंने चर्चा की है। तो जब तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको बार बार कि आप पीछे की क्लासें देखना होगा, तब ये क्लासें समझ में आएंगी। नहीं तो दोस्तों ऐसे पिक्चर टाइप की आप देखते रहेंगे, कोई क्लास समझ में आपको हो सकता है कि थोड़ा कम आए, तो आपको मेरी बात मान लेना चाहिए, आपको पीछे की क्लास से देखना चाहिए। यदि वाक्य में क्या हो, स्थानवाचक व कालवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाए, एक साथ प्रयोग हो जाए, तो आपको किसको पहले लिखना है, ये भी दोस्तों माइंड में क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले कालवाचक को लिखा जाएगा, उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण को। तो मैं लिख दूं, यदि 12वां पॉइंट है ये शायद, यदि वाक्य में स्थानवाचक, मैं ये सब बता चुका हूँ दोस्तों आपको कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण तथा कालवाचक क्रिया विशेषण हो तो सबसे पहले क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण लिखा जाता है। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण तथा उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखा जाता है। जैसे इसके उदाहरण की दोस्तों चर्चा कर लेंगे हम। जैसे मैं लिख दूं राम कानपुर, राम क्या होगा, राम कानपुर 2 बजे जाएगा, इस प्रकार से उदाहरण। तो क्या ये वाक्य अपना शुद्ध है या अशुद्ध है, तो देखिए यदि वाक्य में स्थानवाचक, ये का स्थान हुआ कानपुर स्थानवाचक, और ये 2 बजे ये क्या हुआ कालवाचक, समय का बोध करा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो तो सबसे पहले क्या आएगा, कालवाचक। जबकि यहाँ स्थानवाचक आ गया तो ये कैसा वाक्य होगा अपना,
अशुद्ध वाक्य होगा, पद बदल दिया गया है। और आपसे दोस्तों आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको शुद्ध करके भी, और सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा तो ये कौन सी अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। राम शुद्ध वाक्य क्या होगा, राम 2 बजे कहाँ जाता है, कानपुर जाएगा। ये वाक्य क्या हुआ अपना, अब ये वाक्य शुद्ध हो चुका है क्योंकि ये क्या हुआ अपना कालवाचक, क्या हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण, और ये स्थानवाचक, ये क्या हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब देखिएगा जो मैं उदाहरण लिखूंगा वो बहुत ही अच्छा उदाहरण लिखूंगा। जैसे लिख दूं मैं, देखिए इसको शुद्ध करिए। एक साथ में बहुत सारा दोस्तों समेटने का प्रयास कर रहा हूँ इसी एग्जाम्पल में। जैसे श्याम, मैंने क्या लिख दिया, श्याम विद्यालय रोजाना पढ़ने के लिए, श्याम रोजाना पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। श्याम रोजाना घर से, ऐसा लिख दें, श्याम रोजाना घर से पढ़ने के लिए, श्याम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। तो देखिए कि ये वाक्य शुद्ध है। तो श्याम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए जाता है। तो पहले देखिए इसमें श्याम तो क्या हुआ, कर्ता हो गया, और ये विद्यालय क्या हो गया, स्थानवाचक विशेषण हो गया। ये क्या हुआ, स्थान हुआ, क्या हो गया, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इस प्रकार से देखिए मैंने बहुत सारे बिंदुओं को समाहित कर दिया है। रोजाना ये क्या हुआ, कालवाचक। तो देखिए यहीं से वाक्य शुद्ध हो चुका है। और देखिए कहाँ से, ये घर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसमें कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक हो गया। पढ़ने के लिए इसमें ये कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक। कौन सा हो गया, संप्रदान। साइकिल से, माध्यम क्या है, साइकिल, तो माध्यम के लिए करण कारक होता है। जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो इसके लिए जो स्थानवाचक और एक क्या हो गया अपना कालवाचक हो गया। तो ये क्या है अपना कर्ता कारक है। तो कर्ता किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पर। और स्थानवाचक में क्या होता है, ये कौन सा, स्थानवाचक में मैंने क्या बताया था, ये इसमें कौन सा कारक होता है, तो अधिकरण कारक होता है। यदि आपने पीछे की क्लास से नहीं देखी हो, जबकि अधिकरण कारक किस नंबर का है, 7वें नंबर का कारक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कौन सा कारक होता है दोस्तों, अधिकरण कारक होता है। मैं ये सब बता चुका हूँ आपको। तो कारक वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, जिसमें काल कारक विभक्ति से संबंधित क्लास थी। और ये काल वाचक अव्यय हो गया। और घर से पढ़ने के लिए अपादान में कौन सा कारक, ये 5वें नंबर का है। संप्रदान कारक ये कौन से नंबर का है, 4थे नंबर का है। और ये 3रे नंबर का है। तो मैंने इसको आपको लिखने का क्रम क्या बताया था, देखिए लिखने का क्रम अलग था और पढ़ने का क्रम अलग था, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो उसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन को उठाया है। लिखने का क्रम क्या बताया था मैंने, 8 1 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार से कि सबसे पहले कौन सा कारक लिखा जाएगा, 8वां, फिर 7वां, फिर 6ठा। इस प्रकार से मैंने आपको सब कुछ दोस्तों पढ़ा रखा है। तो देखिए इसका पहले क्रम देखिए आप। सबसे पहले 7वां कारक आना चाहिए क्या, तो इसमें सबसे पहले 7वां कारक नहीं दोस्तों, 8वां कारक, मैं 8वां लिखा है यहाँ पर। तो क्या इसमें 8वां कारक है, तो नहीं है। तो सबसे पहले 8वां कारक आना चाहिए, तो वो नहीं है। तो इसको वाक्य को शुद्ध करके कैसे लिखेंगे देख लीजिए वो भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा अपना पहले नंबर का। तो पहला नंबर का क्या है अपना कर्ता, तो श्याम ही आ जाएगा।
श्याम। फिर क्या आएगा 7वें नंबर का, तो 7वें नंबर का क्या होगा, विद्यालय। फिर 6ठे नंबर का, तो 6ठे नंबर का है नहीं है, वो नहीं आएगा, तो 5वें नंबर का आ जाएगा घर से। फिर इसके बाद 4थे नंबर का पढ़ने के लिए, घर से पढ़ने के लिए राम श्याम विद्यालय, घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। लेकिन ये कालवाचक तो दोस्तों छूट ही गया, तो इसको कालवाचक को तो पहले स्थानवाचक से पहले ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं ये बिंदु आपको ऊपर ही बताया है कि कालवाचक को स्थानवाचक से पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, श्याम श्याम रोजाना, कालवाचक आएगा पहले। फिर इसके बाद विद्यालय, 7वां कारक विद्यालय। फिर 6ठा है नहीं है, तो 6ठा इसमें आएगा ही नहीं, 5वां आएगा घर से। फिर 4था पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर 3रा कारक साइकिल से जाता है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये वाक्य कैसा है, शुद्ध है, जबकि ये वाक्य कैसा था, अशुद्ध वाक्य था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, श्याम रोजाना विद्यालय घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। तो उम्मीद है आपको पदक्रम संबंधी अशुद्धि समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों थोड़ी सी हम स्पीड से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो रही होगी, क्योंकि हमें पद संबंधी अशुद्धि भी देखना है। तो हम पद संबंधी अशुद्धि की चर्चा करेंगे, यानी कि दूसरे बिंदु की पदक्रम संबंधी अशुद्धि। दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम पद संबंधी अशुद्धि देखें कि पद संबंधी अशुद्धि में किस किस प्रकार की अशुद्धियाँ हमसे पूछी जा सकती हैं, तो सभी की चर्चा करेंगे। दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं मुझसे। बस आप विश्वास देकर के दोस्तों पढ़ते रहिए, आपको किसी भी प्रकार से दोस्तों दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो अगला बिंदु हम पढ़ेंगे पद संबंधी अशुद्धि। कौन सी, पद संबंधी अशुद्धि। देखिए पद संबंधी अशुद्धि में क्या आएगा, इसमें लिंग वचन से संबंधित अशुद्धि आ जाएगी, लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, और इसमें किससे संबंधित आ जाएगा, क्रिया सर्वनाम, क्रिया, और इसमें मुहावरे लोकोक्ति आ सकता है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आ सकती है, और इसमें अनुपयुक्त संबंधी भी दोस्तों हमसे पूछी जा सकती है। तो इन सभी अशुद्धियों के बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे, और इसी बिंदु को मैं लिंग से संबंधित भी जोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ करके हम पढ़ें तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए जो मैं पहले बिंदु की चर्चा करूंगा वो कर्ता व क्रिया का लिंग व वचन, यानी कर्ता व क्रिया का लिंग व वचन, ये किसके अनुसार आएगा और कब कैसा आएगा, तो उसकी चर्चा कर लें। यदि सभी वाक्यों में कर्ता कैसा हो, विभक्ति रहित हो, तो क्या होगा। इसके लिए मैं दोस्तों एक बिंदु बहुत अच्छा लिख दूं। यदि वाक्य में एक से अधिक क्या हो जाए, कर्ता हो जाए, और वो भी कैसे हों, असमान लिंग के हों, तथा एक वचन में हो, तो क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार होता है, अंतिम कर्ता के अनुसार ही होता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता कैसे हों, असमान लिंग के हों, तो असमान
क्या हो, लिंग के हों तथा एक वचन में हों तथा एक लिंग में हों तथा एक वचन में हों तो क्रिया का लिंग व वचन, दोस्तों जब लिंग है तो लिंग को ही देखेंगे और यहाँ पर वचन है तो वचन को ही देखेंगे। क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार होगा, अंतिम कर्ता के अनुसार ही रखना है, अंतिम कर्ता के अनुसार आता है। थोड़ा सा दोस्तों स्पीड से पढ़ेंगे, किसके अनुसार, अंतिम कर्ता के अनुसार। देखिएगा, जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे श्याम, मोहन व राधा, जैसे श्याम, मोहन व राधा, यहाँ पे दोस्तों खाली कर दूं। फिर इसके बाद मैं आपको विकल्प भी दे दूंगा, जैसे लिख दूं श्याम, मोहन या राधा, श्याम, मोहन या राधा, इस प्रकार से खाली दे दूं। तीसरा बिंदु लिख दूं श्याम, मोहन व राधा, श्याम, मोहन, श्याम, मोहन व राधा, और यहाँ पर सब दे दूं, सब, यहाँ खाली स्थान। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएँ दोस्तों, जैसे मैं पहला ऑप्शन आपको दे दूं, पढ़ रही है या पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन दे दूं, पढ़ रही है। तीसरा दे दूं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और चौथा आपको दे दूं, कोई नहीं इसमें से ऑप्शन। तो मैंने आपको अभी क्या बताया है, यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता हूँ तो देखिए कर्ता एक से अधिक हैं, श्याम भी है, मोहन भी है, राधा भी है। और कैसे हैं, असमान लिंग के हैं, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, और ये स्त्रीलिंग है, असमान लिंग के हैं। तो और ये कैसे हैं, सब एक वचन में हैं। तो क्रिया का लिंग व वचन किसके अनुसार आएगा, अंतिम कर्ता के अनुसार। अंतिम कर्ता क्या है, राधा। राधा कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग वाला कर्ता ही आएगा। तो देखिए इसमें स्त्रीलिंग वाला कर्ता क्या हो जाएगा, पढ़ रही है, तो क्या आ जाएगा इसमें, पढ़ रही है। और इसमें क्या आएगा, पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, पढ़ रही है। और इसमें जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए ये अंतिम कर्ता के अनुसार सब। तो सब कैसा है, बहुवचन है, तो इसमें बहुवचन वाला आएगा, पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब देखिए मैं अगले पॉइंट की भी चर्चा कर लूँ। इसके बाद दोस्तों क्लास बहुत ही ज़्यादा शायद लंबी हो चुकी होगी, मैं थोड़ा सा दोस्तों क्लास को एक बार ज़रूर देखूँगा। तो दोस्तों अब देखेंगे हम अगले बिंदु की, अगला पॉइंट हमसे कैसा पूछा जा सकता है। यहाँ से दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि हम ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, हमारे गलत हो जाते हैं। देखिएगा, दूसरी अशुद्धि पढ़ेंगे, कर्म से संबंध, क्रिया का लिंग व वचन, यानी कि दूसरा किससे, कर्म से संबंध क्या सा होता है, क्रिया का लिंग व वचन। जब दोस्तों मैंने वाच्य वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि यदि कर्ता कैसा हो, विभक्ति रहित हो, तो वो कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग व वचन होता है, और कर्म विभक्ति रहित हो तो किसके अनुसार, फिर कर्म को देखते हैं। और यदि दोस्तों दोनों विभक्ति सहित हुए तो किसके देखते थे हम, भाववाच्य के अनुसार।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब दोस्तों मैंने वाच्य वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था सभी वाक्यों में कर्ता कैसा होगा, इसमें विभक्ति सहित व कर्म कैसा होगा, विभक्ति रहित होगा। तो इसके लिए क्या लिख दूँ मैं, सभी वाक्यों में कर्ता कैसा होगा, कर्ता विभक्ति सहित, कर्ता विभक्ति सहित व कर्म विभक्ति रहित होगा। ये रहित लिखा है, कर्म विभक्ति रहित होगा। तो सभी वाक्यों में अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग व वचन रहेगा। तो सभी वाक्यों में अंतिम किसके अनुसार, कर्म के अनुसार होगा क्रिया का लिंग और वचन। तो देखिए इसके लिए भी मैं उदाहरण लिख दूँ बहुत सारे। जैसे पहला उदाहरण लिख दूँ, राम ने पुस्तक व पेन, राम ने पुस्तक व पेन, फिर यहाँ पे खाली स्थान दे दूँ। दूसरा लिख दूँ मैं जैसे राम ने पुस्तक या पेन, राम ने पुस्तक या पेन। तीसरा दे दूँ दोस्तों, मैं 3 उदाहरण 4 लिख रहा हूँ। राम ने पुस्तकें व थैले, राम ने पुस्तकें व थैले, थैले। चौथा भी लिख दूँ मैं जैसे श्याम ने पुस्तकें या थैले, श्याम ने पुस्तकें या थैले। और इसमें आपको पहला ऑप्शन दे दिया जा सकता है खरीदा, दूसरा ऑप्शन खरीदी, तीसरा ऑप्शन खरीदे, चौथा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है सभी। तो मैंने अभी क्या लिखा है आपको, सभी वाक्यों में कर्ता कैसा होगा, विभक्ति सहित। तो देखिए राम ने, ये कर्ता कैसा है, विभक्ति सहित। राम ने, श्याम ने, ये सब कैसे हैं, विभक्ति सहित हैं। और कर्म कैसा है, विभक्ति रहित है। ये देखिए कर्म कैसे हैं, विभक्ति रहित हैं। तो बताया अंतिम कर्म के अनुसार। तो अंतिम कर्म क्या है इसमें, पेन। तो देखिए इसमें पहले कर्म को नहीं देखना है बल्कि अंतिम कर्म को देखना है। तो पेन कैसा है, पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में ही आएगी। पेन क्या हो जाएगा इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खरीदा की खरीदी। तो क्या हो जाएगा, खरीदा। क्या हो जाएगा, खरीदा। और इसके अनुसार पुस्तक या पेन, इसमें दोस्तों देखिए विकल्प सूचक शब्द है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पुस्तक या पेन, विकल्प सूचक में खरीदी या खरीदी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, खरीदी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, खरीदी, क्योंकि इसमें विकल्प सूचक शब्द आ रहा है। और इसमें राम ने पुस्तकें व थैले क्या हुआ, खरीदे। क्या है ये, बहुवचन में है तो ये भी किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। और श्याम ने पुस्तकें या थैले, तो ये भी बहुवचन में, तो खरीदे। तो उम्मीद है इस सब में पूर्ण विराम। तो ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। अब दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की भी चर्चा कर लें, क्योंकि हमें क्लास को भी दोस्तों एंड करना है। थोड़ी सी क्लास भी आज की बड़ी हो रही होगी। तीसरे बिंदु की चर्चा कर लें। कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार क्रिया का लिंग व वचन नहीं आता है। यानी तीसरा, कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार क्रिया का लिंग व वचन नहीं। लेकिन ये कब नहीं होता, जब दोस्तों दोनों विभक्ति सहित हो जाएं। तो मैंने बताया था जब दोनों विभक्ति सहित हो जाते हैं तो वो भाववाच्य में हो जाता है। यदि वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों कैसे हो जाएं, विभक्ति सहित हो जाएं, तो क्रिया का लिंग व वचन भाव के अनुसार होता है। इसके लिए मैंने क्या लिखा है, यदि वाक्य में कर्ता
व कर्म दोनों कैसे हों, विभक्ति सहित हों तो क्रिया का लिंग व वचन भाव के अनुसार होता है। भाव बोलें तो इसमें क्रिया कैसी आएगी, पुल्लिंग, और एक वचन में किस में होगी, पुल्लिंग। जब मैंने भाववाचक पढ़ाया तो ये बिंदु भी बताया था, पुल्लिंग। एक वचन कैसा होगा, पुल्लिंग। एक वचन होगा, सदैव होगा। ये दोस्तों एक बार की बात नहीं है। जैसे इसके उदाहरण की भी चर्चा कर लें। जैसे श्याम ने सीता को देखा, तो देखिए ये कैसा है, सब पुल्लिंग, एक वचन है। तो दूसरा भी लिख सकते हैं, राम ने सीता को देखा, तो भी पुल्लिंग, एक वचन। किसी भी प्रकार से दोस्तों वाक्य को आपसे लिख करके पूछा जा सकता है। जैसे सीता ने राम को देखा, तो सब ये क्या से हैं, पुल्लिंग, एक वचन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो वाक्य शुद्धि से संबंधित आज की क्लास थी, हमारी क्लास दोस्तों यहीं से एंड होती है। और लगभग दोस्तों हमने ग्रामर के सभी टॉपिकों को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। वैसे भी दोस्तों पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी हमने, अगर आप सोचें दोस्तों, लिंग और वचन को आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई विशेष नहीं है। और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ये शब्द तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद ही करने पड़ेंगे, आपको पुस्तकों से पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे दोस्तों टाइम रहेगा तो धीरे धीरे हम ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे। और हो सकता है कि दोस्तों जब मैं अब आगे की क्लास लूँ तो वो साहित्य से संबंधित क्लास लूँ। यदि दोस्तों विचार हुआ तो 1-2 क्लासें और हम इसी व्याकरण की ले लेंगे दोस्तों और पढ़ लेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों मैं कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो इस वजह से मैं दोस्तों आपसे बातें भी बहुत कम करता हूं, क्योंकि हमारी क्लास भी ज़्यादा लंबी ना हो और समय भी बर्बाद ना हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।